एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग CNW LDC जेई एग्जाम पेपर को सोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। जो साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर डिवीजन का यह क्वेश्चन है, उसका यह पार्ट 2 है। यह 50 के ऊपर जो है इसका वीडियो बना दिया गया है और 50 से नीचे का आगे हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए कि एक किस्त में कर्मचारियों को कितने औसत वेतन छुट्टी का लाभ मिलता है। ठीक है, एक किस्त में कितने छुट्टी मिलता है, तो एक किस्त में आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं कि एक किस्त में जो है 15 छुट्टी जो है मिलता है। ठीक है, यानी साल में जो है LAP लीव एवरेज पे जो है साल में 30 अर्थात 15-15 दिन, 2 बार जनवरी और जुलाई में 2 बार 2 किस्त में मिलता है, अर्थात एक किस्त में 15 मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित गाइड व्यवस्था में 40 mm गहराई में आयल पर डैशपोर्ट की राशि क्या है। इसको कहने का तात्पर्य है कि डैशपोर्ट में 40 mm गहराई में आयल का जो है मात्रा कितना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ए में दिया है 1.9, बी में दिया है 1.6 और सी में दिया है 2.2 और डी में दिया है 2.5 अर्थात 2.5। तो इसका जो है सही आंसर जो है बी है, अर्थात 1.6 होता है। यानी डैशपोर्ट में कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि डैशपोर्ट में कितने mm ऊंचाई में आयल भरा रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 40 mm। जैसे यहाँ पर पूछ दिया कि 40 mm गहराई में आयल में डैशपोर्ट में कितने मतलब कि आयल होता है, तो 1.6 लीटर। ठीक है, और इसमें ये भी पूछ देता है कि आपको कौन सा इसमें तेल डाला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वोलेन 68 या सर्वोलेन 100 डाला जाता है, लेकिन विशेष करके आपको हर एक क्वेश्चन में यही मिलेगा कि सर्वोलेन 68 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात मतलब कि कौन सा तेल डाला जाता है, तो सर्वोलेन 68। ठीक है, और एक भी आ जाता है। इसी के आधार पर जो बच्चे जो है या स्टूडेंट या कर्मचारी जो है कंफ्यूज करते हैं कि साइड बैरियर जो होता है उसमें कौन सा तेल डाला जाता है, तो उसमें भी सर्वोलेन 68 ही डाला जाता है। ठीक है, और उसमें जो है तेल की मात्रा 2.5 लीटर होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। किसमें होता है? साइड बैरियर में। ठीक है, ये जो है साइड बैरियर की हम बात कर रहे हैं। साइड बैरियर में जो है 2.5 लीटर का प्रयोग किया जाता है सर्वोलेन 68 का। ठीक है, और इसमें जो है 40 mm ऊंचाई में 1.6 लीटर डाला जाता है डैशपोर्ट में। ठीक है, जहां तक अंदाजे कि आप समझ गए होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रहा है कि यदि फोनिक पहिया एवं सेंसर केबल प्रोब के बीच निश्चित सीमा से ऊपर होने पर क्या होगा। कहने का तात्पर्य इसको यह है कि फोनिक व्हील और सेंसर के बीच में जो दूरी का जो सीमा रखा गया है उससे अगर ज्यादा दूरी हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ जिसके देखिए बी में आंसर दिया हुआ है कि WSP द्वारा सेंसिंग नहीं होगा, अर्थात व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन के द्वारा सेंसिंग नहीं होगा। ठीक है, अर्थात इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है एक आप एक्सल के अंत में जो है एक जो है फोनिक व्हील लगा होता है, उसमें जो है 80 दांते लगे होते हैं। ठीक है, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि फोनिक व्हील में कितने दांते होते हैं, तो इसमें जो है 80 दांते होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऊपर से एक सेंसर जो है लगा रहता है। ठीक है, सेंसर आप लोग भी देख सकते हैं कि जहां भी मतलब कि वर्कशॉप में या कोच में भी हम लोग देख सकते हैं कि व्हील के जो बगल में जो एक्सल होता है उसके बगल में जो है सेंसर लगा हुआ रहता है, तो उसमें जो सेंसर के और व्हील के बीच में जो है 0.9 से 1.4 mm। ठीक है, इसके बीच में इतना दूरी इतना यहाँ पर होता है। ठीक है, इसकी दूरी जो है सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की दूरी 0.9 से 1.4 mm के बीच लगभग होता है। और वही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फोनिक व्हील पहिया सेंसर केवल प्रोब के बीच निश्चित सीमा के ऊपर, यानी जो सीमा याद दिया गया है कि 0.9 से 1.4 इसका दूरी रहना चाहिए, इससे अगर अधिक इसका अगर ऊपर या नीचे मतलब कि अगर हो जाता है तो मतलब कि क्या होगा। तो यहाँ पर WSP जो है सेंसिंग नहीं करेगा, अर्थात व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सेंसिंग नहीं करेगा, उसका रीडिंग जो है मदरबोर्ड में नहीं दिखाएगा। ठीक है, जिसका कोड होता है 95 72 73, जो भी इसके बारे में है हम आगे बताएंगे कि 72 73 कोड क्या होता है, तो वहां पर जो है कोड नहीं दिखाएगा अगर इसका निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉक तथा क्रॉस सेक्शन के बीच की क्लियरेंस डैश है। ठीक है,
यानी लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉक और क्रॉस सेक्शन के बीच में क्लियरेंस जो है कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है इस यहाँ पर देखिए ए में दिया हुआ है 6 से 13 mm, ठीक है, 6 से 13 mm, जो कि इसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉक जो होता है इसका जो है आप देखिएगा कहीं भी चार्ट में या पढ़िएगा तो इसका होता है 8 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। अगर यहाँ भी कहीं कहीं ये भी देखें लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉक का क्लियरेंस जो है कितना होता है तो 8 प्लस 5 माइनस 2, अर्थात 8 में प्लस जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा और माइनस 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यही जो है अधिकांशतः थ्योरी में जो है आपको यही मिलेगा 8 प्लस 5 माइनस 2, या कहीं चार्ट में या कहीं भी बुक में भी देखिएगा तो 8 प्लस 5 माइनस 2 ही मिलेगा। लेकिन यह क्वेश्चन है आपको जो है दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए यह किया गया है, जो कि ये भी सही है। यहाँ भी डायरेक्ट घटा और बढ़ा करके दे दिया, अर्थात जोड़ के और फिर घटा कर लिया, यानी 8 में 2 घटा करके 6 और 8 में जो है 5 जोड़ करके 13 दे दिया गया, क्यों आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मिलता जुलता है 8 से 13, ठीक है। तो यह गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस 8 प्लस 5 माइनस 2 है, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉक क्रॉस सेक्शन के बीच की क्लियरेंस जो है 8 प्लस 5 माइनस 2 होता है। ये अगर याद रहता है तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये जो है आपको लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। और एक होता है लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस। तो लेटरल जो आपका हो जाता है 25 प्लस माइनस 5, ठीक है। लेटरल जो हो जाता है 25 प्लस माइनस 5। यहाँ अगर क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर क्या करता कि 25 में जो है 5 घटाकर 20 लिख देता और यहाँ 25 में जो है 5 जोड़ करके 30 दे देता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में रहता तो। यही चीज यहाँ पर किया गया है, प्लस 5 13 माइनस 2 यानी 6। उसी प्रकार इसको भी कंफ्यूजन करने के लिए यह लिखा जा सकता है, लेकिन कहीं भी बुक में अगर देखते हैं या चार्ट में या कहीं भी थ्योरी में देखिएगा तो 25 प्लस माइनस 5 आपको मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से डिटेल जो है आपको हर एक मतलब कि वीडियो में अदर चैनल पर यह देखने को नहीं मिलेगा, जो कि पूरा डिटेल में जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए 54 में क्या कह रहा है कि क्लोरीन गोली में प्रभावी क्लोरीन प्रतिशत की मात्रा में उपलब्ध होती है, ठीक है। तो यह कह रहा है कि क्लोरीन जो है हम लोग बायो टॉयलेट में जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा जो है कितना प्रतिशत होता है, यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है, मतलब कि डी में, मतलब कि 50% एबव, यानी 50% के ऊपर, ठीक है। अर्थात क्लोरीन जो है बायो टॉयलेट में जो हम लोग डालते हैं उसमें कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन मिल जाता है कि क्लोरीन जो है बायो टॉयलेट में कितना ग्राम डाला जाता है। तो ग्राम में अगर पूछता है तो यह 100 ग्राम जो है डाला जाता है, ठीक है। और 100 ग्राम में क्लोरीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होता है तो 50%। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है। कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बायो टॉयलेट डाइजेस्टर मतलब कि उसमें कितना क्लोरीन डाला जाता है, कितना, तो 100 ग्राम, और 100 ग्राम में मतलब कि जितना भी क्लोरीन डाला जाए उसमें क्लोरीन की मात्रा कितना होता है तो क्लोरीन की मात्रा 50% होता है, ठीक है। ये जो है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बायो टॉयलेट से क्वेश्चन है। और ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि बायो टॉयलेट में कौन सा मतलब कि बैक्टीरिया डाला जाता है, तो वहां पर जो है एनाएरोबिक बैक्टीरिया को डाला जाता है, ठीक है। बायो टॉयलेट पर मैं जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में टोटल डिटेल मैं दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो इसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है, 100 ग्राम क्लोरीन डाला जाता है, और 100 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन का प्रतिशत जो है 50% से लगभग ऊपर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को इसमें संग्रहित किया गया है, क्योंकि एलडीसी जेई का यह क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट में 55 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में कि रोलिंग इन और रोलिंग आउट के दौरान फीवा में किन चीजों की जांच की जानी चाहिए, ठीक है। रोलिंग आउट के दौरान फीवा में क्या इन और आउट में क्या मतलब कि जांच करना चाहिए। तो देखिए आंसर में दिया हुआ है डी, अर्थात सूचक रंग, हिसिंग ध्वनि, और उसके बाद में कोई हैंगिंग ढीला, मतलब कि कोई भी हैंगिंग ढीला ना हो, और उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है कि बीएलसी वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को रिलीज करने के लिए आवश्यक दबाव कितना होना चाहिए, ठीक है। यानी जब उसका ट्विस्ट लॉक जो है रिलीज करने के लिए आपको दबाव जो है कितना देना पड़ेगा, तो आंसर में जो है यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है डी,
डी मतलब कि 1000 केजी, 1000 किलोग्राम जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो ट्विस्ट लॉक जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अर्थात वैगन में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को रिलीज करने के लिए, रिलीज करने, यहाँ पर क्वेश्चन है जो है रिलीज की बात है कि रिलीज करने के लिए आवश्यक दबाव कितना होना चाहिए, तो 1000 केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटेंसिव मतलब छोर से छोर तक के लिए निर्दिष्ट मैन घंटा कितना है। ठीक है, मैन घंटा यह पूछ रहा है कि निर्दिष्ट मैन घंटा जो है कितना है। तो यहाँ देखिए आपको आंसर में, करेक्ट आंसर में दिया गया है ए, अर्थात 56 मैन हावर्स प्रति रेक। ठीक है, 56 मैन हावर्स प्रति रेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि दुर्घटना मैनुअल अध्याय 3 में डैश शामिल है। अर्थात जो मैनुअल रूप से मतलब दुर्घटना वाले जो अध्याय है, जो बुक है, उसमें अध्याय 3 में क्या शामिल है, क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए सही आंसर बी में दिया गया है कि समान अनुदेश। बी अध्याय 3 में जो है समान अनुदेश का अनुदेश मतलब कि शामिल किया गया है, उसका मतलब कि डिटेल वहां पर मिलेगा अध्याय 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 59 में कि प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम स्विच के संचालन के लिए कितनी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी बिजली की आवश्यकता होती है, तो उसमें 110 वोल्ट डीसी की जरूरत पड़ता है। अर्थात यहाँ पर सी में दिया हुआ है कि 110 वोल्ट डीसी प्लस माइनस 3%, मतलब कि 30%, मतलब प्लस माइनस ये हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः आपको क्वेश्चन में यही मिलता है कि 110 वोल्ट डीसी की आवश्यकता पड़ता है प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम स्विच के संचालन के लिए। 110 वोल्ट डीसी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि कोच के सभी फ्लशिंग प्रणाली के एयर लाइन लीकेज के मामले में निम्नलिखित में से किसे आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, कोच के सभी फ्लशिंग प्रणाली के एयर लाइन में अगर लीकेज हो जाता है तो आप किसको आइसोलेट कीजिएगा, किसको अलग कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बी में करेक्ट आंसर दिया गया है कि टॉयलेट आइसोलेटिंग कॉक। ठीक है, टॉयलेट का जो आइसोलेटिंग कॉक है उसको जो है हम लोग आइसोलेटिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में फीबा के सभी मेक डैश सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, अर्थात फीबा यानी फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन के सभी मेक सिद्धांत किस पर काम करते हैं, तो आंसर जो है बी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा हम ऊपर घसा कर देख लीजिए। बी में एब्सोल्यूट प्रेशर प्रणाली। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर प्रणाली के सिद्धांत पर काम करते हैं फीबा। इसका जो फुल फॉर्म होता है फीबा का, फेल्योर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जो एब्सोल्यूट प्रेशर प्रणाली पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है कि न्यूमेटिक ब्रेक के साथ लगाए गए बोगी पेट्रोल टैंक वैगन का मैकेनिकल कोड क्या है। ठीक है, न्यूमेटिक ब्रेक के साथ लगाए गए बोगी पेट्रोल टैंक। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल टैंक की बात कर रहा है। ठीक है, पेट्रोल टैंक का मैकेनिक कोड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ए आंसर में दिया हुआ है कि BTPN। BTPN जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मैकेनिकल कोड जो है BTPN होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि कार्य करने के लिए भंडार की सामग्री जारी करने डैश का उपयोग किया जाता है। देखिए सामग्री को जारी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका जो है LM 171 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल रूप से अगर हम बता दें तो कार्य करने के लिए भंडार से सामग्री जारी करने डैश का उपयोग किसका फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो LM 171 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन मिल जाता है कि DS 8 का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, DS 8 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वहां किया जाता है जैसे स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, इसके लिए DS 8 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने के लिए, मान लेते हैं कोई अगर वस्तु हम डिपो से मंगाए हैं स्टोर से, और उपयोग करने के बाद में जो आपको जो बच जाता है उसको वापस करने के लिए DS 8 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, DS 8 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, अर्थात अनुपयोगी, इसका अगर सही आंसर अगर किया जाए, मैं यहाँ पर DS 8 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, DS 8 जो है किसके लिए प्रयोग होता है, तो अनुपयोगी घोषित जो भी मतलब की वस्तु है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन में यही मिलेगा, अनुपयोगी घोषित, जो उपयोग में नहीं है। अर्थात
स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद जो मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, उसके लिए डीएस 8 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीएस 8 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये भी कहीं कहीं पूछ देता है कि डीएस 8 फॉर्म जो है आपको कितने कॉपी में जो है वापस करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, मैं एक क्वेश्चन पर 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एलएम 71 की बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो है ही कि कार्य करने के लिए भंडार से सामग्री जारी करने के लिए एलएम 171 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसी के आधार पर 3 क्वेश्चन है जो कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, उनको जो है मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। और इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप का अगर 3-4 क्वेश्चन इकट्ठा कर लिखने पर याद हो जाता है और वहाँ पर कंसेप्ट बढ़ जाती है, कंफ्यूजन नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, डीएस 8 का प्रयोग अनुपयोगी वस्तु को लिए किया जाता है। जो उपयोग करने के बाद जो वस्तु बच जाती है उसको वापस करने के लिए डीएस 8 का फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह 6 कॉपी में प्रयोग 6 कॉपी में होता है। और एक होता है डीएस 2। ठीक है, तो डीएस 2 का प्रयोग वहां हम लोग करते हैं नॉन स्टॉक आइटम के लिए। नॉन डीएस 2 का प्रयोग डीएस 2 का प्रयोग नॉन स्टॉक आइटम के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन अगर कर देगा तो नॉन डीएस 2 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नॉन स्टॉक आइटम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अर्थात इस फर्म द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। ठीक है, डीएस 2 में क्या होता है कि नॉन स्टॉक आइटम डिपो से मंगाया जाता है, जबकि डीएस 8 का प्रयोग अनुपयोगी वस्तुओं को डिपो को वापस किया जाता है। ठीक है, यही अंतर है। ये जो है 6 कॉपी में प्रयोग होता है डीएस 8, और डीएस 2 जो है 2 कॉपी में इसका हम लोग मतलब कि प्रयोग जो है 2 कॉपी में मंगाया जाता है। ठीक है, 2 कॉपी में यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 कॉपी में इसको मंगाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 यानी 5 क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ कि कार्य करने के लिए भंडार में सामग्री जारी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एलएम 71 का ये भी सही है। और डीएस 8 का प्रयोग अनुपयोगी वस्तु को वापस करने के लिए किया जाता है, यह 6 कॉपी में तैयार किया जाता है। और डीएस 2 का प्रयोग नॉन स्टॉक आइटम को मंगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह 2 कॉपी में तैयार किया जाता है। इतना डिटेल में जो है और चैनल पर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ या आप लोगों को आईसीएफ एलएचबी जितने भी मतलब एलडीसी जेईई एएमई एडब्ल्यूएम के लिए जितने भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उस सभी का सभी आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस चैनल से जुड़िए और अच्छे से अच्छे तैयारी आप लोग कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि C3W के डैश विविध प्रकार के हैं। ठीक है, तो मतलब कि यह क्या मतलब कि C3W के जो है कौन सा मतलब कि प्रकार है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब मतलब कि यह डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब का प्रकार है C3W के। ठीक है, C3W के जो है डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब का यह प्रकार है। ठीक है, अर्थात डीबी का यह प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कर रहा है कि लोग को सक्षमता जांच करने के लिए फैब्रिकेटेड विशेष जांच कपलिंग्स में प्रावधान किए गए लीक होल का आकार क्या है। ठीक है, तो लीक होल का आकार क्या है, इसका सही आंसर सी में दिया हुआ है 7.5 mm। 7.5 mm लीक का आकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि डैश के द्वारा एक्सेल को चेक किया जाता है। ठीक है, यानी एक्सेल को जो है किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो यह जो है यूएसटी के द्वारा चेक किया जाता है। यूएसटी का फुल फॉर्म हो जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसका यूएसटी का फुल फॉर्म हो जाता है। जो यूएसटी का हम लोग वहां प्रयोग करते हैं अंदरूनी क्रैक को जांच करने के लिए हम लोग यूएसटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए पूरे के पूरे मतलब कि वीडियो को। अगर आप पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यूएसटी द्वारा तो समझ गए, आंतरिक दरार को जांच करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसी के द्वारा एक्सेल को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अर्थिंग उपकरण आयल रिंग के लिए आवश्यक टार्किंग डैश एनएम है। ठीक है, मतलब कि अर्थिंग डिवाइस जो लगा रहता है एक्सेल के अंत में आप लोग देखिएगा, एक एक्सेल के अंत में साइड में जो एक बोगी में एक ही देखिए, ये भी कहीं क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन तो मैं बता ही दूंगा इसका। देखिए पहले इसका मैं चर्चा कर दूं कि अर्थिंग डिवाइस जो है टार्किंग वैल्यू मतलब उसका कितना होता है, ए में दिया हुआ है 21 एनएम। ठीक है, 21 एनएम। मैं अर्थिंग डिवाइस के बारे में अगर चर्चा करूं तो एक्सेल के अंत में
एक अर्थिंग जो है डिवाइस लगा रहता है, ठीक है, और इसमें से एक जो है केबल जाकर के बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। जो बॉडी का कोई भी मतलब कि करंट जो होता है वह केबल के माध्यम से एक्सल में चला जाता है और एक्सल के माध्यम से जो है चक्के में जाकर के रेलवे लाइन में चला जाता है, इसलिए इसका यही काम है। वही कह रहा है कि अर्थिंग डिवाइस जो एक्सल के अंत में लगा रहता है उसमें 4 स्क्रू यानी बोल्ट के द्वारा कसा रहता है, उसका जो है टार्क जो पूछ रहा है, टार्क यानी कितने टार्क मतलब उसको हम लोग कितना एनएम से टाइट करेंगे, तो उसी के बारे में दे रहा है कि 21 एनएम उसका टार्क मतलब कि वैल्यू जो है टार्किंग वैल्यू 21 एनएम है, अर्थात एनएम का फुल फॉर्म हो जाता है न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि डैश के बाद दुर्घटना गाड़ियों के अप्रभावित हिस्सों को लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिए कि किसके बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को अप्रभावित हिस्सों को लिया जा सकता है। तो आंसर जो है सी में यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी अर्थात दोनों। तो ए में क्या दिया हुआ है, संरक्षा के लिए स्टॉक की जांच, स्टॉक पर सभी टेल क्ल्यू का रिकॉर्ड करना। ठीक है, मतलब संरक्षा के लिए जो है स्टॉक की जांच पहले कर लेना चाहिए, स्टॉक पर सभी टेल को अर्थात टेल क्ल्यू का रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए। ठीक है, अर्थात डैश के बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को अप्रभावित हिस्सों को लिया जा सकता है। इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, सी में अर्थात ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि प्रीमियम रेक के लिए बीपीसी की वैधता जो है कितना होता है। ठीक है, प्रीमियम रेक के लिए बीपीसी की वैधता जो है कितना होता है, तो इसकी वैधता जो है 12+3 डेज होता है। ठीक है, प्रीमियम रेक के लिए। ठीक है, आगे हमने बैगन का वीडियो मैं बनाया हूं, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो है सबका जो है बीपीसी की वैधता अलग होता है, सीसी रेक के लिए अलग होता है और प्रीमियम के लिए अलग होता है, उसमें डिटेल में बताया गया है। बैगन का जो वीडियो बना हुआ है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी तत्काल इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा 12+3 डेज, अर्थात बीपीसी का मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। बीपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता जो है प्रीमियम रेक के लिए 12+3 डेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएलसी वैगन के एक यूनिट में डैश कार ए यूनिट, देखिए यहाँ पर ए यूनिट होता है। ठीक है, देखिए जल्दीबाजी में जो हम लोग क्वेश्चन को जो पढ़ते हैं, अधिकांशतः एग्जाम में जब एग्जाम हॉल में हम लोग बैठते हैं तो इतना ना दिमाग पर स्पीड भी पकड़ लेता है, याद क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत मिस्टेक करने लगता है, तो वहाँ इतना ना स्पीड में लोग क्वेश्चन पूछता है ताकि क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ पाता है तो आंसर क्या देगा, निश्चित रूप से वहाँ पर गलत करके वो लोग आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो 71 में क्या कह रहा है कि बीएलसी वैगन में एक यूनिट में कितने ए कार होते हैं, एक यहाँ पर चर्चा कर रहा है। तो आपको मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि बीएलसी में जो है एक यूनिट में जो है 5 कार होते हैं, एक यूनिट में जो है 1 2 3 4 5 यानी 5 कार होते हैं। ठीक है, तो 5 कार जो है दोनों जो है साइड वाले को हम ए कार कहते हैं, दोनों मतलब कि लास्ट वाले छोर को मतलब कि जो कार होगा हम ए कार कहेंगे, बीच में जो 3 गो कार जो बच गया इसको हम लोग बी कार कहेंगे। तो ए कार कितना हो गया 2 और बी कार कितना हो गया 3। ठीक है, अर्थात बीएलसी के एक यूनिट में जो है आपको 5 कार होते हैं, 5 कार में ए कार जो है 2 हो जाएगा और बी कार जो है आपको 3 हो जाएगा। और कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि बीएलसी के एक रेक में कितने मतलब कि यूनिट होते हैं, एक रेक में यानी पूरे रेक गाड़ी जो चल रहा है उसमें कितने यूनिट जो है होते हैं, तो उसमें 9 यूनिट होते हैं। ठीक है, तो 9 यूनिट का मतलब हो गया 9 पचे 45 उसमें कार हो जाएंगे, 9 पचे 45 कार होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन कर रहा है कि एक यूनिट में ए कार मतलब कि कितना होता है, एक यूनिट में कार ए यूनिट है मतलब कि उसका सही आंसर 2 हो जाएगा, अर्थात सी में यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर 2 हो जाएगा। ए कार जो है 2 होता है, बी कार 3 होता है और एक यूनिट में 5 कार होते हैं और एक रेक में 5 यूनिट होते हैं, अर्थात 45 कार होते हैं। ठीक है, हमको जहां तक विश्वास है कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपका मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 72 नंबर में क्या कह रहा है कि माल बैगन की अधिकतम बफर ऊंचाई कितना mm होता है। यहाँ पर माल बैगन की बात कर रहा है तो अधिकतम ऊंचाई जो है 1105 mm होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिख दिया कि माल बैगन की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन किसी भी गाड़ी का चाहे वो मतलब कि कैरेज हो या वैगन हो, आईसीएफ एलएचबी या वैगन कोई भी अगर गाड़ी, उसका अधिकतम ऊंचाई जो है 1105 ही होता है। ठीक है, और न्यूनतम अगर पूछता है तो न्यूनतम 1030 mm होता है। ये जो है न्यूनतम है और ये जो है अधिकतम है।
अधिकतम जो है 1105 और न्यूनतम 1030 होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कैरिज कैरिज का या इसका जो है लास्ट शॉप इशू जो है उसका हाइट जो है रेल लेवल से कितना होता है, तो वहां पर 290 हो जाता है। ठीक है, 290 ठीक है, उसका 290 हो जाता है और अधिकतम 1105 हो जाता है, न्यूनतम 1030 हो जाता है। कहीं यह भी पूछ देता है कि 1105 अधिकतम मतलब कि इम्पीटी कंडीशन में कितना होता है, तो इम्पीटी कंडीशन में 1105 होता है, लोडेड कंडीशन में अर्थात न्यूनतम 1030 होता है। ठीक है, और कहीं कहीं यह भी पूछ देता है कि दो गाड़ी के बीच में जो सीबीसी होता है उसमें कितना का अंतर होना चाहिए, तो इसको आप आराम से घटा लीजिए, यानी 1105 में से 1030 जब घटाइएगा तो यहाँ पर 75 आ जाएगा, यानी दोनों सीबीसी के बीच में 1030 और 1105 जो होता है उसमें 75 से अधिक डिफरेंस जो है नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पर एक ही दिया था कि अधिकतम ऊंचाई कितना होता है, तो 1105, मैंने इसको क्लियर कर दिया कि न्यूनतम 1030, और इसमें भी दो क्वेश्चन छुपा हुआ है कि इम्पीटी कंडीशन मतलब खाली कंडीशन में कितना होता है, तो फिर हो जाएगा 1105, लोडेड कंडीशन में कितना हो जाएगा तो 1030, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है दोनों सीबीसी के बीच में कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, और शॉप इशू कितना अधिकतम मतलब कि होना चाहिए तो 290। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन आपको क्लियर किया गया है। ठीक है, 73 नंबर में क्या कह रहा है कि एएलएचबी कोच में पूर्ण ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान बताए गए अधिकतम सीबीसी के दबाव कितना होता है। सीबीसी क्या लिखा है, बीसी यानी ब्रेक सिलेंडर का दबाव। देखिए हम भी जैसे जल्दीबाजी में मैंने पढ़ दिया, तो कभी भी क्वेश्चन को जल्दीबाजी में नहीं पढ़े, नहीं तो वहां पर आंसर निश्चित है कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बीसी की बात कर रहा है, अर्थात ब्रेक सिलेंडर की बातें कर रहा है कि पूर्ण ब्रेक एप्लीकेशन के समय में बीसी में अधिकतम दबाव जो है कितना होगा। ठीक है, तो अधिकतम दबाव जो है 3 kg होगा। ठीक है, 3 kg प्लस माइनस 0.1 kg पर cm स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पर ICF अगर रहता ICF, तो इसका अगर मतलब कि पूर्ण ब्रेक एप्लीकेशन के समय BC का दबाव जो है ICF के लिए यहाँ पर ये हो जाता 3.8 प्लस माइनस 0.2 kg पर cm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, एलएचबी के लिए 3 kg और ICF के लिए 3.8 kg, यानी पूर्ण ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान अधिकतम BC मतलब कि ब्रेक सिलेंडर का दबाव होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए आप लोग मन लाकर पढ़िए और अभी से ही मिशन बना लीजिए कि हम लोग को जेई निकालना ही है, और मिशन जो है बना लेने पर वहां पर निश्चित है कि निकल ही जाता है। को हर कंपटीशन, चाहे वो कंपटीशन जितना भी कठिन हो, निकल ही जाता है, लेकिन उसको आसान करने के लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल की आवश्यकता तो होगा ही होगा, चाहे आप यूट्यूब वीडियो से नोट कर ले या PDF प्राप्त करके आप उसको करें, आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे उसको आप तैयार करते हैं। इसलिए मेरा सलाह है, राय है कि आप लोग जो है PDF लेकर के वीडियो से अगले पहले से ही साल भर 6 महीना पहले से ही उसको नोट्स बनाइए, पढ़िए और उसमें लग जाइए, क्योंकि इसका ऐसा वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है ताकि उसको बोलने में ही बहुत ही मतलब कि कठिन है, तो याद कैसे होगा। इसलिए उसको याद करने के लिए, समझने के लिए ही 6 महीना लग जाते हैं। इसलिए पहले से PDF लीजिए या वीडियो से नोट करके आप उसमें लग जाइए और याद कीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है कि कंपार्टमेंट ब्लॉकेज मामले में जल शौचालय टैंक नंबर 1 का कचरा कैसे हटाया जाता है। ठीक है, कैसे हटाया जाता है कंपार्टमेंट ब्लॉकेज, जब ब्लॉक हो जाए, जाम हो जाए, तो उस समय जल शौचालय टैंक का नंबर 1 का कचरा कैसे हटाया जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन मेसन के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि वातानुकूलित कोच में कीट नियंत्रण की अधिकता कितनी होती है। ठीक है, तो वातानुकूलित कोच में कीट नियंत्रण की जो है मतलब कि अधिकता जो है होता है 15 डेज। ठीक है, AC के लिए 15 डेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए कहीं कहीं ये जो है आपको जो है 12 दिन भी मिलता है, लेकिन जो गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है 15 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 76 में क्या कह रहा है कि प्रथम और अंतिम कक्ष के मानव अपशिष्ट का प्रवाह किस माध्यम से होता है। ठीक है, प्रथम और अंतिम कक्ष में मानव अपशिष्ट का अर्थात जल शौचालय की बात कर रहा है कि प्रथम और अंतिम जो है स्थिति में जो है अपशिष्ट जो है मलमूत्र जो है किसके द्वारा जो है वह बाहर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है टॉयलेट का जो है सीट लगा होता है, तो यह पाइप के द्वारा ही आता है, और मान लें यहाँ पर बायो टॉयलेट टैंक है, टैंक में आता है, और फिर यहाँ पर पाइप के द्वारा ही फिर यहाँ पर बाहर जो है निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो है
6 पार्ट बना हुआ रहता है इसमें, जिसमें बैक्टीरिया और क्लोरीन बहुत सारे चीज इसमें जो डाले होते हैं, मैट होता है इसमें जो है, बहुत सारा चीज होता है जो कि यहाँ पर इसको मतलब कि डाइजेस्ट करके यहाँ पर जो है हवा और पानी के रूप में जो है बाहर निकलता है, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम और अंतिम कक्ष मानव अपशिष्ट का प्रवाह किस माध्यम का होता है। तो प्रथम में भी यहाँ पर पाइप के द्वारा होता है और अंतिम में भी हम पाइप के द्वारा होता है बाहर। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा पाइपिंग व्यवस्था। ठीक है, पाइपिंग व्यवस्था के द्वारा ही प्रथम और अंतिम कक्ष के मानव अपशिष्ट का प्रवाह होता है पाइपिंग के माध्यम से। लेकिन बीच में जो है जो टैंक लगा होता है उसमें 6 पार्ट होते हैं, उसमें बहुत सारा चीज जो अभी हम बताए कि बैक्टीरिया, क्लोरीन, पानी, मैट, बहुत सारा चीज इसमें जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो डाला होता है, इसको मतलब कि फिल्टर करने के बाद में यहाँ जो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो डाइजेस्ट जो अपशिष्ट पदार्थ है किस रूप में बाहर निकलता है, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन यह कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रूप में, तो यह हवा और पानी के रूप में यह बाहर करता है, हवा और पानी के रूप में बाहर होता है। और प्रथम और अंतिम में जो है पाइपिंग व्यवस्था के द्वारा प्रथम और अंतिम अपशिष्ट प्रवाह बाहर निकलते हैं। ठीक है, जहां तक विश्वास है समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कर रहा है कि SF5 डैश के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म 5 किसका प्रयोग, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जहां तक विश्वास है कि हर एक कर्मचारी को यह पता होगा कि स्टैंडर्ड 5 किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो है बड़े शास्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात मेजर प्लांटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्लांटी के बारे में तो हर एक कर्मचारी को, चाहे वो जेई का तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहे हो, उन सभी के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे जो इसका वीडियो मैं डिटेल में मैं बना दिया हूँ, मेरे वीडियो में जाकर अंत में आप लोग देख सकते हैं, उसमें पूरे डिटेल से पढ़ाया गया है कि SF5, SF1, SF2 या बहुत सारे नियम भी है, नियम भी उसमें पूरा बताया गया है। ठीक है, नियम और SF अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीजें उसमें बताए गए हैं, आप जाकर उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो SF5 जो है मेजर प्लांट यानी बड़ी शास्त्री के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक फोनिक पहिया में दांतों की संख्या कितना होता है। देखिए, मैंने ऊपर बताया था कि एक फोनिक पहिया यानी एक फोनिक व्हील में जो है, मैंने जो बताया था एक्सल के अंत में जो फोनिक व्हील जो लगा रहता है यहाँ पर, और इसमें जो है 80 दांतें होते हैं। ठीक है, कितना दांतें होते हैं, 80 दांतें होते हैं, जो मैंने ऊपर बताया था, जिसमें है सेंसर की जो मैंने बात किया था कि सेंसर के बीच की दूरी 0.9 से 1.4 mm के बीच होता है। यहाँ पर सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में यहाँ जो दूरी जो है, इससे अगर अधिक हो जाए तो रीडिंग नहीं करेगा WSP। तो यहाँ जो है, लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है कि फोनिक पहिया में है दांतों की संख्या कितना होता है। तो इसमें जो है कितने होते हैं, 80 दांतें होते हैं, जो मैंने ऊपर भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगर यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 79 में कि विद्युत प्रवाह नहीं विद्युत बहाव में फिएट बोगी में बियरिंग को निम्नलिखित में से डैश सुरक्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत बहाव मतलब जब विद्युत का जो प्रवाह होता है तो फिएट बोगी में मतलब कि LHB में फिएट बोगी में अर्थिंग से मतलब कि सुरक्षित, मतलब कि बियरिंग को अर्थिंग से मतलब कि विद्युत से सुरक्षित कौन करता है, तो उसमें एक अर्थिंग डिवाइस लगा हुआ आता है, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी मैंने चर्चा किया है कि प्रत्येक बोगी में एक ही अर्थिंग डिवाइस लगे होते हैं। ठीक है, अगर कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन कर देता है कि एक बोगी में कितने अर्थिंग डिवाइस लगे होते हैं, तो एक ही लगे होते हैं। ठीक है, कितने लगे होते हैं, एक ही। अगर कोच में अगर पूछता है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बोगी और यहाँ पर एक बोगी है, तो इसमें जो है एक एक्सल में यहाँ भी मतलब कि लगा रहता है अर्थिंग डिवाइस, और एक यहाँ लगा रहता है, और एक केबल जाकर के बॉडी में टच होता है, जो कि जब विद्युत जब प्रवाह होगा तो उसको विद्युत के प्रवाह से बियरिंग को सुरक्षित मतलब कि बचाने के लिए हम लोग एक अर्थिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है कि डैश शिशुओं तक पैतृक छुट्टी के लिए पात्र है। ठीक है, यह क्वेश्चन कहने का मतलब इसका यह है कि कितने शिशुओं के लिए यानी कितने बच्चों के लिए छुट्टी के लिए आप पात्र हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है C, मतलब कि आंसर में C दिया हुआ है कि 2 बच्चों के लिए ही आप छुट्टी के लिए पात्र हैं। ठीक है, आप चाहे जितने भी बच्चे पैदा कर दें, लेकिन आपको 2 बच्चे का ही छुट्टी मिलेगा। जो पैतृक छुट्टी जो होता है, जो या मैटरनिटी लीव जो मतलब कि माता को या पिता को जो भी मतलब कि छुट्टी मिलता है, वो 2 बच्चों के लिए ही छुट्टी मिलेगा। ठीक है, और जो है पास के लिए अगर बात करें तो पास जो है तो वहां पर अधिकतम 5 आदमी के लिए पास ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छुट्टी का जिक्र किया गया है, इसलिए 2 बच्चों के लिए ही छुट्टी आपको मिलेगा। और वो भी 2 बच्चा, कौन बच्चा, जो सबसे बड़े बच्चे हों, यानी ऊपर से 2 बच्चे के लिए ही आपको छुट्टी, या जो भी रेल से जो सुविधा होता है आपको ट्यूशन फी या जो भी 2 बच्चे के लिए ही मिलेगा। ऊपर से 2 बच्चे के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रथम 2 बच्चे का ही जो भी सुविधा होता है आपको मिलेगा। ठीक है,
आप समझ गएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है कि डैश के कारण फ्लैट टायर होता है, यानी किसके कारण जो है फ्लैट टायर होता है। ठीक है, तो देखिए आंसर में जो है डी दिया हुआ है, अर्थात ब्रेकों को गैर रिलीज पर, पहियों को स्किडिंग होने पर, लोड खाली उपकरण का गलत व्यवस्था पर, अर्थात सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है सभी होगा। ठीक है, मतलब कि फ्लैट टायर के बारे में अगर हम बता दें तो फ्लैट टायर जो है, आप जो व्हील जो देखते हैं, व्हील के जो मतलब कि ऊपर जो एक फ्लैंज जो ऊपर बना होता है, कोर जिसको हम लोग मतलब कि अपने ठेठ भाषा में अगर बोल दे फ्लैंज जिसको बोलते हैं, तो वहां मतलब कि फ्लैंज और ट्रेड के बीच में जो है गहरा जो हो जाता है, मतलब कि यहाँ उसको हम लोग फ्लैट टायर कहते हैं। फ्लैट टायर अधिक होने के बाद में क्या होता है कि जब रेल रेल यानी लाइन पर जब गाड़ी चलती है तो रेल जो लगा हुआ है, रेलवे लाइन जो लगा हुआ है, तो उसमें नोट बोल्ट के सहारे या फास्टनर मतलब कि सहारे जो जो भी जिसके सहारे जो उसको बांधा गया है नोट बोल्ट, उसको जो है अगर फ्लैट टायर अधिक हो जाए, फ्लैंज उसका बढ़ जाता है तो वह उसको काट देता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फ्लैंज मतलब कि फ्लैट टायर डैश के कारण फ्लैट टायर होता है। किसके कारण होता है तो मैंने ये सब बता दिया, मैं फ्लैट टायर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्लैट टायर उसी को बोलते हैं। ठीक है, और फ्लैट टायर की सीमा जो है वैगन के लिए 60 होता है और कैरिज यानी के लिए 50 होता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्लैट टायर की सीमा कितना होता है, 50 और 60 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है कि ब्रेक पावर प्रमाण पत्र का हस्ताक्षर गाड़ी के डैश के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो ब्रेक पावर प्रमाण पत्र जो भी होता है उस पर सभी का मतलब कि हस्ताक्षर होता है। ठीक है, सभी का होता है। यहाँ पर ऑल हो जाएगा, CNW इंजीनियर, गार्ड, लोको पायलट, यानी तीनों यानी सभी का जो है उस पर मतलब कि साइन होता है। ठीक है, 83 में क्या कह रहा है कि जब डीवी वर्किंग अवस्था में हो तो डीवी का हैंडल पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो जब डीवी जो है वर्किंग पोजीशन में है तो आप लोग कोच कहीं भी खड़ी हो स्टेशन पर आप लोग देख लीजिएगा, जिसका जो गाड़ी के नीचे जो डीवी जो लगा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर बार उसका हैंडल जो है नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। ठीक है ना, नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। इसका मतलब है कि वो वर्किंग पोजीशन में है। ठीक है, जब इसका मतलब कि बंद करना हो या जो भी है तो इसको हम लोग ऊपर करके मतलब कि क्षैतिज हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब डीवी वर्किंग पोजीशन में हो तो डीवी का हैंडल की स्थिति क्या होगा, तो वर्टिकल होगा। क्या होगा, वर्टिकल होगा। आप लोग भी देख लीजिएगा, गाड़ी स्टेशन पर जब खड़ी होगा, गाड़ी जब स्टार्ट होगा उस वक्त जो है डीवी का हैंडल नीचे की तरफ लटका होगा, अर्थात वर्टिकल होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है कि बीसीएन बैगन के पीओएच अवधि क्या है। बीसीएन बैगन का पीओएच जो है 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 6 वर्ष होता है, अर्थात आंसर इसका डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है कि ब्रेक गियर उपकरण का थ्रू निरीक्षण और मरम्मत डैश में किया जाता है। ठीक है, ब्रेक गियर उपकरण का थ्रू निरीक्षण जो है मरम्मत किसमें किया जाता है, तो ये जो है बी शेड्यूल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बी शेड्यूल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहे हैं कि किस लाइन में ब्रेक एक्सीलेटर जुड़ा हुआ रहता है। किस लाइन में ब्रेक एक्सीलेटर जुड़ा रहता है, तो ब्रेक एक्सीलेटर जो है बीपी से जो है जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, बीपी से जुड़ा रहता है। ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा रहता है, बीपी से जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि किस अर्थिंग डिवाइस मेंटेनेंस किट में अर्थिंग केबल्स होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, तो KIT नंबर यानी किट नंबर 1 में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है कि पूर्ण सेवानिवृत्त मनार्थ पास के लिए आप कितनी सेवा की अधिक आवश्यकता होगी, यानी पूर्ण सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायरमेंट के लिए आपका कितना न्यूनतम सेवा होना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यही है। तो कम से कम आपको 20 वर्ष होना चाहिए, तब आप मनार्थ पास यानी रिटायरमेंट के बाद आप पास के लिए पात्र हैं। तो 20 साल अगर आप न्यूनतम किए हैं तो आपको एक सेट जो है पास आपको मिलेगा। ठीक है, 20 से 25 वर्ष के बीच जो है आपको एक सेट पास मिलता है और 25 वर्ष के बाद में जो है 2 सेट पास मिलता है। अगर 25 वर्ष आपका 25 वर्ष सेवा पूरा कर लिए हैं तो 25 वर्ष के बाद जो है आपको 2 सेट पास मिलता है। ठीक है, और 20 वर्ष पर जो है एक सेट पास मिलता है। अर्थात यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि न्यूनतम कितना सेवा कीजिएगा तो आप पास के लिए हकदार हैं, तो न्यूनतम 20 वर्ष के लिए। और मैंने अपने से आपको बता रहा हूं कि 20 वर्ष के सेवा के उपरांत आप लोग को 1 सेट पास मिलेगा और 25 वर्ष के बाद आपको 2 सेट पास मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहां तक आप बने हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल जार्क से बचने के लिए 2 नकलों के बीच का डैश का प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान किया गया है, तो ए में दिया हुआ है सिम्स का,
क्या क्या चीज का प्रयोग किया गया है? सिम्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 91 में क्या कह रहा है कि बड़ी लाइन में सी श्रेणी को ओडीसी के लिए डैश के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, एसएससी होम, आईटी, एसएससी सीएनडब्ल्यू, ऑल द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। बड़ी लाइन में सी श्रेणी ओडीसी के लिए जो है ऑल द एबव मतलब कि एसएससी, आईटी और एसएससी सीएनडब्ल्यू सबके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में क्या कर रहा है कि फिएट बोगी में किस प्रकार के ब्रेक डिस्क का उपयोग नहीं किया जाता है? फिएट बोगी में किस प्रकार के ब्रेक डिस्क का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यह है M1 एंड M2 का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, M1 एंड M2 का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ब्रेक डिस्क का जो है उपयोग नहीं किया जाता है। ब्रेक डिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रेक डिस्क जो है इसकी जो है दाया जो है याद रखिएगा, इसका भी मैं बता दूं 640 mm होता है और ब्रेक डिस्क का मोटाई जो है 110 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी दाया जो है 640 और मोटाई 110 mm होता है और यह जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और इसमें जो फिंस जो लगा होता है आप लोग देखिएगा, फिंस जो है किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है? तो ये जो है आपको कूलिंग के लिए मतलब कि लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कई क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी अर्थात प्रथम में जो है 140 डाया होता है, मोटाई 110 होता है, या ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिंस जो है किस उद्देश्य से लगाया जाता है? तो वह कूलिंग की उद्देश्य से लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे और क्वेश्चन में था कि फिएट बोगी में किस प्रकार के ब्रेक डिस्क का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो M1 एंड M2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि रात के दौरान डैश के मिनट भीतर बुनियादी स्टेशन से एआरटी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो रात के दौरान एआरटी को किसके दौरान मतलब कि कितना समय में स्टार्ट कर लेना चाहिए? रात के, यहाँ पर देखिए कोई कंडीशन है रात के दौरान, तो रात में जो होता है 45 मिनट होता है, वहीं अगर दिन के अगर रहता तो दिन का हो जाता है 30 मिनट। 30 मिनट के अंतर्गत जो है भीतर जो है बुनियादी स्टेशन से एआरटी को स्टार्ट करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। मतलब कि दिन के समय 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिन के समय 30 मिनट और रात के समय 45 मिनट, यह क्वेश्चन मतलब कि पूछता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे वीडियो में अगर बने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा या आपको ऑल टाइप पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, इसलिए कि हम लोग जो है उसको देख करके लाइक या कमेंट, जो अगर अच्छे कमेंट आते हैं तो हम लोग का उत्साहित होते हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या करें कि एलएचबी कोच की लंबाई कितना होता है? एलएचबी कोच की लंबाई यह पूछ रहा है कि कितना होता है? तो एलएचबी कोच की लंबाई जो है 23,540 यानी 23,540 mm होता है। ठीक है, अर्थात यह क्या कह रहा है? कोच की लंबाई अर्थात बॉडी की लंबाई यह पूछ रहा है। वहीं मान लेते हैं कि यह बॉडी हो गया, इसकी लंबाई 23,540 हो गया और यहाँ पर एक सीबीसी लगा रहता है, तो अगर सीबीसी अगर हम पूछे सीबीसी की टू सीबीसी की लंबाई कितना हो जाएगा? तो यह 24,000 mm हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24,000 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कर रहा है कि प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारकों की अनुमति समान की मात्रा क्या है? ठीक है, प्रथम श्रेणी सुविधा पास अगर लिए हैं तो कितना मतलब कि सामान कितना केजी के आप लेकर जा सकते हैं फ्री में? तो उसके लिए है 70 केजी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये भी एक बीएम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में डैश प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है? तो एलएचबी कोच में एच टाइप का कपलर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का? एच टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग, एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग हम लोग एलएचबी में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल सब में यही प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एलएचबी है, इसलिए एलएचबी के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। एलएचबी में एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनिक अपील नियम शीर्ष का वाहन करता है? ठीक है, अनुशासनिक अपील नियम शीर्षक का वाहन करता है, इसका सही आंसर जो है सी में दिया हुआ है, कर्मचारी अनुशासनिक अपील नियम 1968। ठीक है, कर्मचारी नियम 1968 जो है अनुशासनिक अपील नियम शीर्ष का वहन करता है। वहन के मतलब उसके बारे में यही जो है
बताता है, मतलब 1968 और कर्मचारी नियम जो अपील D&AR 1968 जो है यही कर्मचारी के नियम के बारे में बताता है। इसके लिए भी मैं बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देख लिए जाकर और कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और PDF अगर लेना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहता है कि लेटर डाउन बॉल को माउंट करने के लिए उपयोगी बोल्ट का टार्किंग टार्क कितना होता है। टाइटिंग टार्क मतलब कितने से हम लोग उसको मतलब कि टाइट करेंगे, ठीक है। लेटरल डाउन बॉल की बात कर रहा है, लेटरल डाउन बॉल की बात कर रहा है, तो इसका जो है 70 Nm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 Nm हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैं टार्क वाला भी एक मैं वीडियो में तत्काल ही बना दूंगा कि कितने बोल्ट mm का कितना टार्क लगना चाहिए, उसका भी मैं बता दूंगा। तो कितना लगना चाहिए? 70 Nm, ठीक है। उसमें 24 नंबर का हम लोग रेंज का प्रयोग करते हैं, याद कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में क्या कर रहा है कि एयर स्प्रिंग बोगी में लघु पैडों की संख्या कितना होता है। एयर स्प्रिंग बोगी में लघु पैडों का यानी माइनर पैड का जो है संख्या कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि सेकेंडरी क्वाइल स्प्रिंग जो होता है, मैंने इसी वीडियो में नहीं, इसके फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि माइनर पैड की संख्या जो है सेकेंडरी में कितना होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि स्प्रिंग के ऊपर जो है एक माइनर पैड ऊपर और एक नीचे लगा रहता है, मतलब कि एक जो है स्प्रिंग में 2 माइनर पैड की आवश्यकता होता है। किसमें? आयल कायल स्प्रिंग में, मतलब कि क्वाइल स्प्रिंग में। लेकिन ध्यान देने जो बात है कि यहाँ पर कह रहा है कि एयर स्प्रिंग है। कौन सा स्प्रिंग है? एयर स्प्रिंग है, ध्यान दीजिएगा। और जल्दीबाजी में अगर कर्मचारी भाई हमारे क्या करते हैं कि एयर स्प्रिंग बोगी में लघु पैडों की संख्या कितना होता है, ये उसको ध्यान में नहीं रहता है कि हाँ भाई एयर स्प्रिंग पूछ रहा है कि क्वाइल स्प्रिंग पूछ रहा है। और क्वाइल स्प्रिंग लघु पैड जो है, माइनर पैड जो है क्वाइल स्प्रिंग में लगता है, और फट जो है भैंज मार देगा कि हाँ 4 को लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है एयर स्प्रिंग है, तो एयर स्प्रिंग में लघु पैड यानी माइनर पैड की जो है जरूरत नहीं होती है, इसलिए आंसर होगा कुछ नहीं, अर्थात नील हो जाएगा। अर्थात एयर स्प्रिंग में लघु पैड माइनर पैड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। माइनर पैड का प्रयोग वहां किया जाता है जहां क्वाइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, और वहां जो है 4 माइनर पैड की आवश्यकता होता है। एक साइड में 2 ऊपर नीचा और एक साइड में 2, मतलब कि 4। और यह भी मैंने पिछला वीडियो इसी पार्ट 1 में मैंने बताया है कि इसमें 2 डिस्क एक साइड और 2 डिस्क एक साइड, मतलब कि 4 डिस्क और 4 माइनर पैड। और स्प्रिंग का भी अगर बात करें सेकेंडरी स्प्रिंग, तो यहाँ भी आउटर इनर 2 होता है, यहाँ भी आउटर इनर 2 होता है, अर्थात 4 स्प्रिंग भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एयर स्प्रिंग की बात कर रहा है, एयर स्प्रिंग में लघु पैड यानी माइनर पैड नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है कि बोगी फ्रेम पर एयर स्प्रिंग बेस मेटल डैश फास्टनरों की सहायता से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब अगर वर्कशॉप में होंगे तो वर्कशॉप में देखते हैं जो एयर स्प्रिंग होता है उसके बीच में जो है नीचे जो है 4, मतलब कि यहाँ चारों कोना पर होल होता है, और उसके 4 बोल्ट की सहायता से हम लोग उसको फास्टनिंग मतलब कि बांधते हैं या कसते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे जो है एक एयर स्प्रिंग पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और PDF अगर लेना चाहते हैं तो हर एक पार्ट का, जैसे कि कोई ये भी कमेंट करता है या मैसेज करता है कि मुझे ICF का ही मतलब कि एथी चाहिए, मतलब कि PDF चाहिए, LHB का ही चाहिए। तो LHB का कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक पार्ट का अलग अलग PDF है। जैसे मैंने यहाँ पर चर्चा किया कि ICF एयर स्प्रिंग से अलग है, बोगी का, जिसमें बोगी के लिए जो भी है, बोगी के अंतर्गत जितने भी मतलब पार्ट्स आते हैं उसके लिए अलग है, सेल के लिए अलग है, मतलब कि अंडर फ्रेम के लिए अलग है, मतलब कि हर चीज का अलग अलग है। बहुत सारे मतलब कि PDF है, 80-90 की संख्या में है। और आप लोग बोलते हैं कि केवल एक हमको PDF चाहिए, तो एक PDF से आपसे कंप्लीट नहीं ना होगा भाई। इसलिए आप लोग पहले PDF लेने से पहले, मैसेज करने से पहले व्हाट्सअप नंबर सेव कीजिए, और उस व्हाट्सअप पर लगे फोटो को, व्हाट्सएप में जो फोटो लगा है उसको पहले ध्यान से पढ़िए कि कैसे PDF मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, उसके बाद आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। और जो PDF लेगा उसी के लिए टेस्ट फ्री है, न कि सबके लिए टेस्ट फ्री है और ऐसे आपको PDF दिया जाएगा, ऐसे नहीं है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, इसलिए वैसे आदमी मैसेज करें जो व्हाट्सएप पर लगे PDF को, मतलब कि जो फोटो लगा है उसको अच्छे ढंग से पढ़ लें, पढ़ने के बाद ही मैसेज करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है राजभाषा आ गया। अब राजभाषा के यहाँ पर 100 क्वेश्चन टेक्निकल आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर राजभाषा का क्वेश्चन आ गया जो 110 से दिया हुआ है, ठीक है। 1 से 10 तक, मतलब कि 110 यानी 100 से जो क्वेश्चन जो है दिया गया। देखिए 1 नंबर में क्या कर रहा है कि क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पर C में दिया हुआ है कार्मिक अधिकारी, कार्मिक अधिकारी। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर डिटेल में अगर हम बताएं तो क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष वो होता है कि उस क्षेत्र का
केंद्र सरकार के जो भी मतलब कि कार्यालय होगा, उस कार्यालय के वरिष्ठ जो भी अधिकारी होगा वही क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, यानी उस क्षेत्र के जो भी केंद्र सरकार का जो कार्यालय होगा उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, लेकिन आंसर जो है इसमें दिया हुआ है सी अर्थात कार्मिक अधिकारी। तो कार्मिक अधिकारी ही आप लोग याद कीजिए। और मान लेते हैं कि उस क्षेत्र में अगर जीएम बैठते हैं तो वहां पर जीएम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर में कार्मिक अधिकारी तो कार्मिक अधिकारी ही रहने दीजिए। यानी सीधा भाषा में आप जानिए कि उस क्षेत्र के केंद्र सरकार के जो भी कार्यालय होगा उसके जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वही उस क्षेत्र के मतलब कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय को दिए जाने वाले मानदेय राशि क्या है। क्या है? अंशकालिक पुस्तकपाल को दिए जाने वाले यानी पुस्तकपाल को दिए जाने वाले मानदेय राशि क्या है। तो यहाँ पर डी में आंसर दिया हुआ है कि 500 रुपये पर मंथ। ठीक है, याद रखिएगा, आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम जो है कब पारित किया गया। तो ए में जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि 10/5/63 अर्थात 10 मई 1963 को यह पारित किया गया। देखिए, राजभाषा का भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर पीडीएफ भी लेते हैं तो पीडीएफ में आपको पूरे राजभाषा का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह से आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर राजभाषा के लिए मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बना दिया है। उसमें जो है पूरे डिटेल में मैंने बताया राजभाषा नियम के बारे में, अधिनियम के बारे में, माने ऑल टू ऑल हम राजभाषा के बारे में बताया। उसको अच्छा से ढंग से जाकर आप देख सकते हैं। तो यह अधिनियम कब पारित हुआ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, ये सब जो है उस वीडियो में जाकर डिटेल आप पढ़ लें। यहाँ भी इस वीडियो को भी बहुत अच्छे ढंग से समझाने में यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं आगे बढ़ने का मैं प्रयास करूंगा। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कह रहा है कि इमेंडिट शब्द का हिंदी रूप क्या है। तो आंसर ए में दिया हुआ है तत्काल। इसका आंसर क्या होगा? ए तत्काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि राजभाषा नियमानुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस क्षेत्र में आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपको ए क्षेत्र में आता है। ठीक है, ए क्षेत्र में आता है। ठीक है, देखिए ये क्षेत्र मतलब कि क क्षेत्र में आता है, ये रीजन मतलब। तो इसमें जो है आपको ठेठ भाषा में अगर बता दे सीधा सीधी भाषा में, तो आप इतना याद रखिएगा कि जहां पर शुद्ध हिंदी बोला जाता है जिस स्टेट में, इससे आपको 80% क्वेश्चन को आप पकड़ लीजिएगा, या कहीं थ्योरी में नहीं मिलेगा या कहीं बुक में। मैं अपने से बता रहा हूं अपने अनुभव से कि जिस स्टेट में शुद्ध हिंदी जहां पर बोला जाता है उसको ये रीजन में मतलब कि ये क्षेत्र में रखा गया है, और जिस स्टेट में हिंदी और कुछ मिला जुला उस स्टेट के जो भाषा मिला जुला हिंदी से है उसको बी क्षेत्र में रखा गया है, और जो बिल्कुल हिंदी से अलग है जो भाषा उसको सी क्षेत्र में रखा गया है। जैसे यूपी का ही ले लीजिए, यूपी में शुद्ध हिंदी बोला जाता है उसको ए क्षेत्र में रखा गया है। जैसे बी क्षेत्र में पंजाब को, बाकी उदाहरण तौर पर मैं बता रहा हूँ, पंजाब जैसे बी क्षेत्र में रखा गया, हिंदी और कुछ वहां की भाषा मिला जुला रहता है इसलिए बी क्षेत्र में रखा गया है। और सी क्षेत्र में दक्षिण भारत में जितने भी या बंगाल असम जो हिंदी से मिलता जुलता है ही नहीं, इसलिए उसको सी क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, इसलिए इस तरह भी आप लोग छांट सकते हैं, मतलब कि ठेठ भाषा में जिसको हम कहें अपने अनुभव से, और ऐसे अपना भी ट्रिक बना करके याद कर ले तो अच्छा। मैं राजभाषा के बारे में मैंने वीडियो बना दिया गया है, और फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे आपको उस मतलब कि ट्रिक में से मैं एक ट्रिक एक बता दूं। जैसे ख क्षेत्र का जैसे मैं ट्रिक बता देता हूं आप लोगों से, कि इसका ट्रिक मैंने बनाया था कि पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी। पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, माने प से पंजाब, गु से गुजरात, पंगु दमन, दमन एवं द्वीप, पंगु दमन महाचंडी, म से महाराष्ट्र, च से चंडीगढ़, महाचंडी दादर नगर को खाचंडी। दादर और नगर हवेली, खा माने ख क्षेत्र में, खाचंडी मतलब चंडीगढ़। ये जो है आपको ख क्षेत्र में आता है, पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी। इस ट्रिक के माध्यम से हर एक क्षेत्र का आप ट्रिक बना लीजिए। मैंने सभी ट्रिक को जब राजभाषा का जो मैंने वीडियो बनाया है मैं उसमें बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताया है, आप जाकर देखिए। यह वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है इसलिए मैं जल्दी से जल्दी मैं आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, संसदीय राजभाषा गठन कब किया गया। संसदीय राजभाषा का गठन कब किया गया। तो इसका गठन जो है 1/1/1976
को किया गया। क्वेश्चन आंसर जो है इसका बी नंबर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है। अर्थात कौन सा कह रहा है, पराग, पराग जो है पास करने के लिए एक मुश्त पुरस्कार कितना है, तो 2400 रुपए। देखिए यहाँ पर 2400 दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन में ये भी दे देता है ये कितना है, ये 70% से अधिक इसको अगर मार्क्स मिला है उसी को 2400 रुपया मिलेगा, जो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है। 70% से अगर अधिक है तो उसको जो है 2400 रुपया जो है प्राग पास करने पर मिलता है, एक मुश्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। मतलब हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को यह हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का, मतलब कि कहीं भी क्वेश्चन आया कि कब अपनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया गया है कब निर्णय लिया गया, तो 1949 में, अर्थात 14 सितंबर 1949 को, और उसी दिन से 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रयासों से प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है, तो ये भी है, इसका भी हो जाएगा 2000 रुपए। 2000 रुपए आप लोग याद रखिए, इसका आंसर बी में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि रबड़ मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। रबड़ के जो मुहर है उसको किस रूप में तैयार किया जाना चाहिए, तो उसको 2 भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में। ऐसे तो आप लोग अपने कार्यालय में एक ही भाषा में देखे होइएगा, केवल हिंदी में ही रहता है, कहीं केवल अंग्रेजी में ही रहता है, लेकिन राजभाषा के नियम के हिसाब से रबड़ का मुहर जो है 2 भाषा में होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है 110 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यह CNW जो है बेंगलोर डिवीजन का यह जेई का क्वेश्चन है, जो उस मतलब कि यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो बना दिया गया है, पार्ट 1 को भी अच्छे ढंग से बताया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से। हमको जहाँ तक विश्वास है कि यह वीडियो को पूरा देखने में आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, और अधिक से अधिक जानकारी आप लोग को मिला होगा। ठीक है, और यह वीडियो का PDF कैसे मिलेगा, या और अदर वीडियो का, या सभी वीडियो का PDF कैसे मिलेगा, मैं कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो यह जो है आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें LDC JEE AWM या हेल्पर से टेक्नीशियन जो बनते हैं उसमें भी जो एग्जाम 25% कोटा के अंतर्गत आता है, उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन टेक्निकल, राजभाषा, सभी के सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ICF, LHB, डेमो, मेमो, वैगन, इंसेंटिव, पास, PTO, लीव, जितने भी मतलब की क्वेश्चन है सभी का सभी PDF आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा 96 93 57 14 26, 96 93 57 14 26, 96 93 57 14 26 पर आप लोग मतलब कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और पहले व्हाट्सएप पर लगे फोटो को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैसेज करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, फालतू का मैसेज ना करें, आप लोग वही मैसेज करें जिसको PDF लेना है। ठीक है, चलिए मैं यह वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इस कंफ्यूजन में नहीं रहें कि जो भी मैं PDF दूंगा उससे आप लोग को काम नहीं चलेगा। मैं हर तरह से मैं आप लोग को तैयार करूंगा, उसमें ITI ट्रेड के जितने भी है वो भी आप लोग को मिलेगा। जो वर्कशॉप में जो आदमी है उनके लिए भी वर्कशॉप फाइनल PDF मिलेगा, जो वर्कशॉप से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ITI के जितने भी है ट्रेड होते हैं, जिसमें जिस ट्रेड से पूछा जाता है भाई, जैसे वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इन सभी का आप लोगों को PDF दिया जाएगा, जिससे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेथ मशीन, सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्डिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी का सभी आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया हूँ, चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।